जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर CHSL मॉडल टेस्ट पेपर 6। इसके पहले 5 टेस्ट पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। इस टेस्ट पेपर को मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। फ्री SSC इंग्लिश प्रैक्टिस के नाम से एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। यानी कि जब भी मैं कोई टेस्ट पेपर आपको सॉल्व कराता हूँ उससे पहले मैं टेलीग्राम चैनल पर चीज़ों को अपलोड कर देता हूँ। आप वहाँ से टेस्ट पेपर को डाउनलोड करते हैं, उसकी खुद प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि पहले खुद से सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद से अपने आंसर्स को यहाँ पे मिला लेते हैं। आंसर्स को मिलाने का मतलब मैं एक्सप्लेन करता हूँ और आप देखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। राइट। आई होप कि आप तैयारी कर रहे होंगे और काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपका अप्रैल में ही होने वाला है, तो उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहे होंगे। खैर देखते हैं, ये स्पॉटिंग एरर के 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन है, द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैज़ अनाउंस्ड दैट those who are found guilty of breach of peace or of taking the law into their own hands, they will be taken to task। ठीक है। अब यहाँ पे गलती कहाँ पे है? इसमें सब्जेक्ट और वर्ब को देखिए कहाँ पे है। सब्जेक्ट क्या है? द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यहाँ पे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है। वर्ब है यहाँ पे हैज अनाउंस्ड, अनाउंस किया। क्या अनाउंस किया है? अब उसके बारे में बताया जा रहा है उसने क्या अनाउंस किया है। ये जितने भी चीज़ें लिखी गई हैं ना, ये सब इस अनाउंस्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। क्या अनाउंस किया? दैट कंजंक्शन से जोड़ दिया गया। दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ पीस, यानी जो लोग ये शांति भंग के आरोपी होंगे, और ऑफ टेकिंग द लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स, या जो कानून अपने हाथ में लेते हुए पकड़े जाएंगे, दे विल बी टेकन टू टास्क, उन्हें फटकार लगाई जाएगी। दे विल बी टेकन टू टास्क, टेक समबडी टू टास्क, ये जानते होंगे इस फ्रेज के बारे में आप। नाउ ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में ये चीजें लिखी गई हैं। दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ पीस और ऑफ टेकिंग द लॉ इन टू देयर ओन हैंड। नाउ अभी इस ऑब्जेक्ट का जो यहाँ पे है ना, ये चीजें यहाँ पे, इसमें चीज़ें जो कही जा रही है, ये इसका सब्जेक्ट और यहाँ पे इसका वर्ब। तो अभी सब्जेक्ट यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पे इसके लिए प्रोनाउन यूज़ कर दिया। ठीक है ना। एक सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। तो अगर सेंटेंस आपने शुरू किया, दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ पीस और ऑफ टेकिंग द लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स, तो यहाँ पे इस प्रोनाउन को नहीं आना चाहिए था, विल बी टेकन टू टास्क। ये प्रोनाउन तब आता जब हमें दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती। अभी तो वो सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये अननेसेसरली इसको यूज़ किया गया है। अगर यहाँ से दे को हटा दिया जाए तो सेंटेंस आपका सही हो जाए। यानी कि जिन लोगों ने सी पे टिक किया होगा उसका आंसर सही होगा। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। इसमें विदाउट अ मोमेंट्स हेजिटेशन द प्रिंसिपल एग्रीड टू राइट अ फॉरवर्ड टू माई बुक। यहाँ पे मतलब बिना किसी एक समय भी गंवाए, विदाउट अ मोमेंट हेजिटेशन द प्रिंसिपल एग्रीड, प्रिंसिपल ने एग्री कर दिया। किस चीज़ के लिए एग्री किया? टू राइट अ फॉरवर्ड टू माई बुक। फॉरवर्ड क्या होता है? ये फुट नोट होता है। ठीक है ना। तो उन्होंने मेरे किताब के लिए फॉरवर्ड लिखने की सहमति दे दी। किसके लिए? टू माई बुक। ये जो टू यहाँ पे लगाए हुए हैं, ये फॉरवर्ड जो लिखा जाता है वो किसी बुक के लिए लिखना है, तो यहाँ पे टू का यूज़ ना करके बेटर होगा अगर यहाँ पे फॉर का यूज़ कर दें, क्योंकि फॉरवर्ड जो लिखना है वो आपके बुक के लिए लिखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे टू जो यूज़ होता है ना, वो ट्रांसफ़र के लिए हम यूज़ करते हैं। यानी किसी एक्शन का जब ट्रांसफ़र होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे सेंस में टू को यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई एक्शन जो ट्रांसफ़र हो रहा हो ऐसा नहीं दिख रहा है, तो आप टू ना लगाएं, यहाँ पे फॉर लगा दें तो बेहतर होगा। तो यहाँ पे जिसने भी सी पर टिक किया होगा उसका भी आंसर सही होगा। ऑलराइट, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एन ऑर्डिनरी मॉर्टल टू डैश ऑल दीज फिगर्स टू मेमोरी। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में इन 4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शंस को फिल करना है। देखिए, फिलर से ये जानने की कोशिश होती है कि आपके सेंटेंस समझने की क्षमता कितनी है और आपको इन वर्ड्स की कितनी समझ है। यानी कि एक सेंटेंस है, सेंटेंस को आप समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते। दूसरी चीज़ कि आप इन वर्ड पे कितना कमांड रखते हैं। ठीक है, ये एसएससी को जानने का मकसद होता है। जो लोग कहते हैं कि विद्वान आपको नहीं बनना है, सिर्फ इसकी हिंदी मीनिंग रट लो याद हो जाएगा, तो आप बता दो कि यहाँ पे कीप और रिटेन में क्या फ़र्क होगा। ठीक है,
तो जब तक उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, अभी देखेंगे हम लोग किस तरीके से वर्ड में अंतर आ जाता है, वर्ड की मीनिंग में अंतर आ जाता है। एक वर्ड को इंग्लिश में एक तरीके से आप यूज़ नहीं करते, मैं बार बार बताता हूँ, इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिए। एक वर्ड को कई तरीके से सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश हो रही है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एन ऑर्डिनरी मॉर्टल। ऑर्डिनरी मॉर्टल का मतलब क्या है? ऑर्डिनरी मॉर्टल, जैसे मैं एक ऑर्डिनरी मॉर्टल हूँ। मॉर्टल आप जानते होंगे कि जो मरणशील हो, और जो मरणशील है वो एक इंसान ही है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एन ऑर्डिनरी मॉर्टल टू डैश ऑल दिस फिगर्स टू मेमोरी। मतलब जितने भी फिगर्स है, जो भी चीज़ें उनको मेमोरी में रखना एक इम्पॉसिबल होगा एक ऑर्डिनरी मॉर्टल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इनमें से कोई ऐसा वर्ड फिल करो कि जो चीज़ें जो इसकी मीनिंग को सही बना दे, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि ऑर्डिनरी मॉर्टल को किसी चीज़ को याद करना मुश्किल होता है, ठीक है, उस चीज़ को लर्न करना मुश्किल होगा। अब यहाँ पे लर्न जो मीनिंग है वो किस वर्ड से आ रहा है? कीप से आ रहा है, कमिट से आ रहा है, रिटेन से आ रहा है, या होल्ड से आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो रिटेन और कीप ये दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं। अभी किस तरीके से कीप का मतलब रखना होता है, क्या होता है, ये चीज़ें आप समझ जाएंगे पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो ये दोनों की मीनिंग लगभग एक होती है। कीप का मतलब होता है किस चीज़ को रखना, रखने का मतलब जो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है उसको बनाए रखना, टू कंटिन्यू टू हैव समथिंग, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है नॉट गिव बैक, मतलब किसी को देना नहीं। जैसे मेरे पास कोई चीज़ है, ठीक है, मैं आपको वापस दे नहीं रहा हूँ। जैसे अक्सर आप यूज़ करते हैं, होटल रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, पैसे जो देते हैं तो कहते हैं कीप द चेंज। कीप द चेंज का मतलब उसे वापस नहीं करो, डोंट गिव बैक टू मी। तो यहाँ पे नॉट गिव बैक से सेंस है एक। अच्छा, ये चीज़ क्या लिखा हुआ है ये भी चीज़ को जानिए। ये डिक्शनरी का इस तरीके से ये सारी चीज़ें दी गई होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी बिना ये किसी ऑब्जेक्ट के ये अपनी मीनिंग कंप्लीट नहीं करेगा। मैंने जो चीज़ बताया वही चीज़ लिखा हुआ है, टू कंटिन्यू टू हैव समथिंग एंड नॉट गिव इट बैक और थ्रू इट अवे, उसे फेंकना नहीं है, उसे वापस नहीं देना है। कंटिन्यू टू हैव समथिंग, कोई चीज़ आपके पास है उसे रखे रहना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई कीप ऑल हिज लेटर्स, ठीक है ना, ऑल हिज लेटर्स, ये कीप है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ऑल हिज लेटर्स यानी उसके लेटर्स, सभी लेटर्स को मैं रखता हूँ, ठीक। यहाँ पे क्या है, हियर इज अ $5 बिल प्लीज कीप द चेंज। ये $5 का बिल है और जो चेंज है उसे अपने पास रखिए, डोंट गिव बैक। यहाँ पे कीप क्या है, ठीक है। हर फादर केप्ट अ ग्रोसर्स शॉप। अब यहाँ पे किसी चीज़ को रखने से मतलब नहीं है, यहाँ पे ओन का मतलब है, यानी कि हर फादर्स ओन अ ग्रोसरी शॉप। ओन का मतलब उसके मालिक है, वो खुद चलाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब देखोगे कीप का मतलब ये समझोगे तो यहाँ पे तो ये इसकी मीनिंग नहीं देगी ना। तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी एक वर्ड को बस एक तरीके से ना जाने। कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो कॉम्पिटिटर बनिए, और कॉम्पिटिटर बनने के लिए कम से कम 1 से 2 वर्ड, यानी कि एक वर्ड को जो जानते हैं फिर दूसरे वर्ड को भी, उसकी दूसरी मीनिंग को भी जानने की कोशिश करिए। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस सेंटेंस में क्या है, हाउ इज़ योर मदर्स कीपिंग। अब यहाँ पे क्या है, हाउ इज़ योर मदर कीपिंग, कैसे रखती हैं किसी चीज़ को, नहीं, गलत हो जाएगा। हाउ इज़ योर मदर कीपिंग, यहाँ पे कीपिंग का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति से उसके हेल्थ के बारे में पूछना, ठीक है, टू आस्क और टॉक अबाउट समबडीज हेल्थ। तो यहां पे कीप का मतलब दूसरा निकल रहा है, टू आस्क और टॉक अबाउट समबडीज हेल्थ, ठीक है। तो ये कीप का मतलब हुआ। तो यहां पे कीप सेंस नहीं दे पाएगा। आगे आते हैं, दूसरा कमिट वर्ड है। कमिट सुसाइड अक्सर आप यूज़ करते हैं, तो ये रटा हुआ वर्ड है, लेकिन कमिट को देखें हम कैसे यूज़ करते हैं। कमिट का मतलब होता है टू लर्न समथिंग वेल एनफ टू रिमेंबर इट एग्जैक्टली, यानी किसी चीज़ को एग्जैक्टली हूबहू वैसे ही याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है उसकी मीनिंग कमिट से ही निकल पाएगी और किसी दूसरे वर्ड से नहीं निकल पाएगा। होर्ड का मतलब क्या होता है, होर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को, यानी कि कोई भी वैल्यूएबल चीज़ है, पैसे हैं या कोई और भी वस्तु है, जिसको बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको इकट्ठा करके रखना। अच्छा, इकट्ठा करके सिर्फ रख ना लेना, किसी के नज़रों से बचा के भी रखना होर्ड का मतलब होता है, हमेशा छुपा के रखा जाता है। तो होर्डिंग एक क्राइम भी है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे होर्ड नहीं होगा, रिटेन नहीं होगा, कीप नहीं होगा, यहाँ पे कमिट एक सही सेंस देगा, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस और ले, अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, शी वॉज कमिटेड टू हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, अब यहाँ पे कमिट का मतलब क्या है,
शी वॉज कमिटेड टू हॉस्पिटल। ठीक है, अपने कमेंट सेक्शन में जरूर इसको लिख के बताइएगा यहाँ पे कमिट का मतलब क्या है, अगर आपको समझ में आता है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द सर्वेंट ओबेड द मास्टर्स ऑर्डर्स इन डैश मैनर। ठीक है, सर्वेंट ने मास्टर को ओबे किया, ओबे का मतलब होता है किसी का कहना मानना, तो उसने कैसे मास्टर के कहने को माना वो बताना है, यानी कि यहाँ पे एक एडजेक्टिव यूज करना है। मैनर जो है ये नाउन है, तो यहाँ पे सारे एडजेक्टिव्स दिए गए हैं किस तरीके से उसने माना। तो जब भी कोई, अगर मान लीजिए आपके घर में कोई नौकर है और अगर आप उसका कहना यानी कि कोई ऑर्डर दे रहे हैं उसे, तो वो किस तरीके से आपके कहना को मान रहा है वो चीज़ वहाँ पे एडजेक्टिव्स बताना है। कैंडिड मैनर, प्लेंटिव, ऑब्सिक्यस और कॉम्प्लेसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडिड का मतलब क्या है? कैंडिड का मतलब समझिए, कैंडिड का मतलब होता है सेइंग व्हाट यू थिंक ओपनली एंड ऑनेस्टली। मतलब जो चीज़ आप सोच रहे हैं उसको फॉरवर्ड कह देना। ठीक है, यानी कि सोच समझ के नहीं, यानी कि जो चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं उसका उत्तर तुरंत दे देना। ठीक है, नॉट हाइडिंग योर थॉट्स, मतलब जो चीज़ें आप सोच रहे हैं ये नहीं कि जो सोच दिमाग में कुछ और है और बोल कुछ और रहे हैं, तो ये नहीं, यहाँ पे करना है नॉट हाइडिंग योर थॉट्स, अपने विचार को बिना छुपाए हुए। ठीक है, आप को छुपाए नहीं, जो चीज़ें आ रही हैं वो चीज़ बोल देना। तो यहाँ पे कैंडिड मैनर यहाँ पे ये सही सेंस नहीं दे रहा है। ठीक है ना, बिना बनावटी, यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि बनाना नहीं है, जो चीज़ें जो जिसका आंसर पूछा गया उसका आंसर आपने कैंडिड रिप्लाई यूज़ करते हैं। ठीक है, कैंडिड इंटरव्यू, कैंडिड स्टेटमेंट वगैरह इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। यू मस्ट बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड कैंडिड। ठीक है, आपको ऑनेस्ट होना चाहिए और कैंडिड होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे कैंडिड वर्ड यूज नहीं। प्लेंटिव का मतलब क्या है? प्लेंटिव, यहाँ ध्यान रखिए, प्लेंटिव जो है ये भी एडजेक्टिव है। प्लेंटिव का मतलब क्या होता है? बहुत ही दुखी से मतलब है। मोर्नफुल इसका एक एडजेक्टिव होता है, साउंडिंग सैड। तो यहाँ पे प्लेंटिव मैनर ये भी यूज नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे दुखी से मतलब है नहीं है, वो किस तरीके से उनका कहना मानेगा ये चीज़ आपको बतानी है। तो यहाँ पे एक वर्ड है ऑब्सिकियस। ऑब्सिकियस का मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा मनाना, और ख़ास तौर से ऐसे लोगों के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है जो आपके बहुत ही प्रिय होते हैं, किसी बात से नाराज़ हो गए तो उनके लिए मनाने के लिए ऑब्सिकियस वर्ड यूज़ किया जाता है। ट्राइंग टू हार्ड टू प्लीज समबडी, स्पेशली समबडी हु इज़ इंपॉर्टेंट, खासतौर से जो लोग इंपॉर्टेंट हो उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है ऑब्सिकियस। तो यहाँ पे मनाने वाला ऐसा कोई सेंस तो है नहीं, तो बचा क्या? कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मैनर, कॉम्प्लेसेंट मैनर क्या होता है? कॉम्प्लेसेंट मैनर ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कुछ कहा और आपने उसको तुरंत कर दिया, यानी कि वो काम करने के लिए तैयार रहना। ठीक है, और घर में अगर आपने नौकर रखा हुआ है तो आपने इसी उद्देश्य से रखा हुआ है कि आपने जो कुछ कहा उसको तुरंत वो करने के लिए तैयार रहे, न कि वो कैंडिड हो। राइट, तो कैंडिड मैनर, प्लेंटिव, ऑब्सिकियस, ये बिल्कुल यहाँ पे सटीक नहीं बैठता, आपके लिए सीधे एडजेक्टिव होगा कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मतलब क्या होता है? रेडी टू एक्सेप्ट अदर पीपल्स एक्शन। भाई नौकर को आपने इसीलिए रखा हुआ है कि आप जो कुछ भी कहें वो रेडी टू एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहे। ठीक है, एक्शंस एंड ओपिनियंस, जो आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं उसमें भी तोड़ मरोड़ ना करे, यानी कि अपनी राय देना शुरू कर दे। ठीक है, एंड टू डू व्हाट अदर पीपल्स वांट, जो दूसरा कोई चाहता है उसको करने के लिए हमेशा वो तैयार रहे। तो यहाँ पे कॉम्प्लेसेंट सही यहाँ पे सेंस देगा और सही ऑप्शन आपका वहीं पे होगा। तो कॉम्प्लेसेंट वर्ड पे जिन्होंने टिक लगाया होगा उसका आंसर सही होगा। ऑलराइट, हमारा अगला क्वेश्चन है सिनोनिम से, यानी कि ये एम्बिशन वर्ड के ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सही सिनोनिम्स चुनना है कि एम्बिशन का सही सिनोनिम्स क्या होगा। देखिए आपको पता होगा कि CGL और CHSL अब ये पूरी तरीके से वोकैब बेस्ड, यानी कि इन्होंने अपना एग्जाम कर दिया है कि इंग्लिश के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो वोकैब बेस्ड हो चुके हैं। अगर ग्रामर और वोकैबलरी का देखें तो रेशियो कम से कम 60:40 का होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए, इस हिसाब से आपको वोकैब पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वोकैब पढ़ने का क्या तरीका होगा? बार बार मैंने बताया है कि आप किसी एक वर्ड को हिंदी में ना पढ़ें, उसको पूरा डिस्क्राइब करके पढ़ें चीज़ों को। ठीक है, जब तक वो समझ में ना आ जाए, एक बार थोड़ा सा मेहनत करने में समय लगेगा, लेकिन जैसे ही वर्ड समझ में आ गया फिर वो कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एम्बिशन का मतलब क्या होता है? एम्बिशन का मतलब होता है दैट यू वांट टू डू और अचीव समथिंग, कोई चीज़ आप करना चाहते हो या किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हो, वो आपका एम्बिशन है। ठीक है ना, आपका एम्बिशन क्या है? आप SSC क्वालिफाई कर लें, ये आपका एम्बिशन है। कुछ लोगों की एम्बिशन होती है कि वो उनके पास ज़्यादा पैसे हों, वेल्थ ज़्यादा हो। कुछ लोगों की एम्बिशन होती है कि वो ज़्यादा
खुश रहें, ज़्यादा उस मतलब सेहतमंद रहें। तो सबकी अलग अलग एम्बिशन होती है। कुछ लोगों को एम्बिशन होती है ज़्यादा पावरफुल हो जाए, पावर उनके पास, तो ये एम्बिशन इसी को बोलते हैं। तो एम्बिशन को इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? समथिंग दैट यू वांट टू डू, समथिंग दैट यू वांट टू अचीव, ठीक है ना। और उसका सही सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिज़ायर। डिज़ायर में भी क्या होती है? ये भी तो इसमें इच्छा होती है आपको किसी चीज़ के पाने की, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड क्या है? सिमिलर हैं। प्लान क्या होती है? प्लान, 5 ईयर प्लान, योजना जो बनाते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है, ये प्लान। डिसीजन, डिसीजन क्या होती है? आप जो निर्णय देते हैं, डिसीजन। तो यहाँ पे इससे और इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये प्लान और डिसीजन तो हो नहीं सकता। प्रोक्लेमेशन भी देख लेते हैं। प्रोक्लेमेशन क्या होता है? प्रोक्लेमेशन नाउन है और प्रोक्लेम जो वर्ड है ये वर्ब है, प्रोक्लेम। प्रोक्लेम क्या होता है? प्रोक्लेम होती है घोषणा करना। घोषणा कौन करता है? घोषणा जो ऑफिशियली की जाती है, खासतौर से जो ऑफिशियली किसी चीज़ के बारे में बताई जाती है, तो प्रोक्लेम करना होता है। जैसे जो भी जो अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी होती है, आप ये कह सकते हैं, वो कोई भी बात पब्लिकली कहेगी तो उसे प्रोक्लेम्ड करेगी, ठीक है। प्रोक्लेम वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे ये कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। अगर मान लो ऐसे आ गया, द प्रेसिडेंट डैश स्टेट इमरजेंसी, तो स्टेट इमरजेंसी की घोषणा करना प्रोक्लेम होगा। स्टेट इमरजेंसी कह भी तो सकते भाई स्टेट इमरजेंसी लगा दी, टोल्ड भी लिख सकते थे, सेड भी लिख सकते थे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक अथॉरिटी है, वो प्रोक्लेम्ड करेगा। प्रोक्लेम का मतलब क्या होता है? डिक्लेयर करना, या टू पब्लिकली और ऑफिशियली टेल पीपल अबाउट समथिंग इंपॉर्टेंट, किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में लोगों को बताना होता है। तो आई होप ये एम्बिशन वर्ड आपको समझ में आया होगा। एम्बिशन का सही सिनोनिम्स आपने डिज़ायर पे लगाया होगा। अगर जिन लोगों ने डिसीजन पे लगाया होगा उन्होंने गलत किया है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बड़ा आसान सा है। वेंडेटा, वेंडेटा सुना होगा आप लोगों ने। वेंडेटा का मतलब जो पुश्तैनी झगड़े जो चले आते हैं, लेकिन बहुत ही खतरनाक होता है। पुश्तैनी झगड़े में किसी ने किसी को मार दिया और फिर उसके बदले में उसने उसको मार दिया, ठीक है। तो ये बहुत ही पुराना झगड़ा जो चला आता है उसी को वेंडेटा के नाम से जानते हैं। वेंडेटा एक नाउन के रूप में यूज होता है, ठीक है, ये वर्ब नहीं है। वेंडेटा को देखो एक्सप्लेन किया है, अ लॉन्ग एंड वायलेंट डिस्प्यूट, लंबा चलने वाला होता है, लेकिन ये वायलेंट होता है, वायलेंट डिस्प्यूट होता है बिटवीन टू फैमिलीज, दो परिवारों के बीच में, इन विच पीपल आर मर्डर्ड, जिसमें पीपल लोग मारे जाते हैं, उसमें पीपल आर मर्डर्ड इन रिटर्न फॉर प्रीवियस मर्डर, बदले में जो पिछला मर्डर हुआ रहता है उसके बदले में वो भी मारता है, यानी कि इसको बोलते हैं वेंडेटा, ठीक है। तो वेंडेटा का यहाँ पे सिनोनिम्स देखना है, लिखा हुआ है फ्यूड, फ्रेंडशिप, मॉर्टल एंड थ्रेट। तो फ्रेंडशिप तो होगा नहीं, ठीक है, इसका अपोजिट पूछ नहीं रहा है। और मॉर्टल और थ्रेट है, थ्रेट, थ्रेट का मतलब धमकी से है, तो यहाँ पे धमकी तो है नहीं कोई ऐसी चीज़, ठीक है। और फ्यूड भी है यहाँ पे, मॉर्टल, मॉर्टल भी नहीं होगा। मॉर्टल अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में ही आया था, मॉर्टल स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन में, ठीक है, ऑर्डिनरी मॉर्टल। तो मॉर्टल का मतलब ऐसे जो लोग मरणशील हो, जो मर जाए, ठीक। तो मॉर्टल। थ्रेट, थ्रेट का मतलब धमकी से है, तो यहाँ पे धमकी भी नहीं है, तो इसका मतलब यही बचा फ्यूड। फ्यूड का मतलब क्या है? फ्यूड में होता है बिटर आर्ग्यूमेंट विथ समबडी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग मिलता जुलता है उसका सिनोनिम्स वेंडेटा। देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि हूबहू तो नहीं, लेकिन अगर उसके करीबी जो है, मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड आपको चुनना होता है कि जो बहुत ज़्यादा करीबी हो इसका, तो आप इस पर लगा सकते हैं बिटर आर्ग्यूमेंट। बिटर आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? बहस होती है, और बिटर में क्या होता है? बहुत ज़्यादा रोष खरोश से जो झगड़े होते हैं, ठीक है, आर्ग्यूमेंट होती है उसके लिए। विथ समबडी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी लंबे समय तक चलने वाला जो बिटर आर्ग्यूमेंट होता है ना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूड। तो इस पर आपने सही निशान लगाया होगा मेरे ख्याल से। इस क्वेश्चन को देखें, इसका अपोजिट बताना है आपको, टीडियस का अपोजिट। टीडियस होता क्या है? टीडियस एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है बोरिंग। कोई चीज़ जो बोरिंग होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं टीडियस। ये बोरिंग होता क्या है? बोरिंग ऐसी चीज़ है जिसमें आप इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं जगता आपका, जो चीज़ लंबी खींचती चली जाती है। लास्टिंग, जो लास्टिंग होता है, जो बहुत जल्दी एंड नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन, बोरिंग, लास्टिंग और टेकिंग टू लॉन्ग एंड नॉट इंटरेस्टिंग। अगर इस तरीके कोई चीज़ है तो उसके लिए टीडियस वर्ड यूज़ करते हैं।
तो आपको ये समझ में आ गया टीडियस का मतलब बोरिंग है। तो इसका मतलब जो चीज़ बोरिंग ना हो, जो चीज़ बहुत ही अच्छा हो, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे। जो जल्दी ही ख़त्म हो जाता हो, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, तो उसके लिए यूज़ करेंगे। प्लेजेंट का मतलब होता है बहुत ही अच्छा, प्लेजेंट। लवली, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, लवली का भी मतलब अच्छे से होता है, लवली, कोई चीज़ बहुत ही प्यारी हो, लवली यूज़ करेंगे। लाइवली का मतलब क्या होता है? लाइवली का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो, ठीक है, इंथुजियास्टिक हो, उसके लिए यूज़ करेंगे। इंटरेस्टिंग हो, उसके लिए हम यूज़ करेंगे लाइवली। फुल ऑफ एनर्जी हो, उसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है ना, लाइवली वर्ड यूज़ करते हैं। गे का मतलब होता है जो होमोसेक्सुअल होते हैं उनके लिए गे वर्ड यूज़ करते हैं। खैर, तो यहाँ पे गे नहीं होगा, इसका अपोजिट, ठीक है ना, लाइवली यहाँ पे सही सिनोनिम्स होगा। लवली भी पॉजिटिव वर्ड है, प्लेजेंट भी पॉजिटिव वर्ड है, ध्यान रखिएगा। तो टीडियस का जो सही एंटोनिम्स होगा वो होगा लाइवली, ठीक है। इसमें चीज़ें बोरिंग है, इसमें बोरिंग नहीं है, इसमें इंथुजियाज्म है, इसमें एक्टिवनेस है, ठीक है। तो सही एंटोनिम्स आपका लाइवली होगा। इस क्वेश्चन में आपको एफीट वर्ड का एंटोनिम्स बताना है। एफीट का मतलब क्या होता है? इसको मैंने, आपको याद होगा तो मैंने इसको नेमोनिक में पढ़ाया था, माइंड ट्रिक्स में। तो एफीट को याद करने का मैंने तरीका बताया था। ओफ माई फीट कब कहते हैं आप? जब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं आप, यानी कि ऐसा नहीं कि कमज़ोर हैं ऑलरेडी, जब कमज़ोर हो जाते हैं, यानी कि पहले आप ज़्यादा आपके पास एनर्जी थी, अब वो एनर्जी धीरे धीरे ख़त्म हो गई, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे एफीट। एफीट वर्ड जो है ये भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? एंटोनिम्स देखो, एडमंड क्या होता है? एडमंड का मतलब होता है ज़िद्दी। ज़िद्दी का मतलब कि आप जो कहते हैं, ठीक है ना, वही करते हैं, ठीक है ना, आप अपना ओपिनियन चेंज नहीं करते। तो ऐसे लोगों के लिए एडमंट वर्ड यूज़ करते हैं। डिटरमिन नॉट टू चेंज योर माइंड, ठीक है, उसके लिए एडमंट वर्ड यूज़ करते हैं। स्ट्रांग का मतलब क्या होता है? अच्छा, एक कमज़ोर हो गया यहाँ पे, एक स्ट्रांग हो गया, तो ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। करेजियस क्या होता है? करेजियस का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा करेजियस हो, बहादुर हो, उसके लिए हम यूज़ करेंगे करेजियस, ठीक है। बोल्ड, बोल्ड भी ऐसे लोगों के लिए यूज़ करते हैं, बोल्ड स्ट्रांग लोगों के लिए ही यूज़ करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कोई बोल्ड है तो वो देखो कभी कभी ये बोल्ड को निगेटिव सेंस में भी यूज़ करते हैं। जैसे कहते हैं कि इस फिल्म में बहुत ही बोल्ड सीन है, तो यहाँ पे बोल्ड, ठीक है। लड़का बहुत ही बोल्ड है, बोल्ड है मतलब बहुत ही बहादुर है। तो यहाँ पे बोल्ड, करेजियस, स्ट्रांग और एडमंट में जो सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड आप निशान लगाएंगे वो होगा स्ट्रांग। तो अगर जिसने स्ट्रांग पे आपने क्लिक किया होगा उसका आंसर सही होगा। ये दोनों क्वेश्चन हमारे स्पेलिंग चेक से हैं। इसमें लेकिन आपको करना क्या है कि जैसा इंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे तो लिखा होगा कि इनमें से 3 जो हैं करेक्टली स्पेल्ट है, इसमें एक इनकरेक्टली स्पेल्ट है, जिसको आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ट है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अक्सर जो लंबे एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं तो बिना पढ़े ही समझ जाते हैं कि इसमें करेक्टली स्पेल्ट होगा। तो यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ट पूछा हुआ है, 3 करेक्ट हैं, एक इनकरेक्ट है। जैसे यहाँ पे विनर, WINNER सही है, विनर के स्पेलिंग। विनिंग ये भी सही है। राइटर ये भी सही है। राइटिंग ये गलत है, राइटिंग में सिंगल टी होता है। रिटन में जो आप रिटन लिखते हैं, रिटन स्टेटमेंट, यहाँ पे डबल टी होता है। तो ये आंसर सही हो जाएगा डी वाला। इसमें देखें एस्ट्रिस्क, एस्ट्रिस्क क्या होता है? ये एस्ट्रिस्क जैसे बनाते हैं मार्क करने के लिए, पहचान करने के लिए, एस्ट्रिस्क सही है। एस्ट्रिस्क होता है, एस्ट्रिक नहीं होता है, एस लगा होता है इसमें। ऑडियंस, AUDIENC, ऑडियंस, ऑडियंस में ए नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ऑडियंस में ई ही होता है, ऑडियंस। अक्रू, अक्रू क्या होता है? अक्रू सावर, जो चीज़ थोड़ी सी कड़वी होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। अक्रू में डबल सी होता है, ACCRUE, अक्रू, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। अलमाइटी, गॉड के लिए यूज़ करते हैं, अलमाइटी गॉड, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, इसमें जो है ये जो 2 इडियम दिए हुए हैं, दोनों इडियम के सही मीनिंग को इसमें सर्च करना है, यानी 4 ऑप्शन से बताना है कि इसके सही मीनिंग को कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो उससे रिलेट करता है, यानी कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग कौन ये दे रहा है इन 4 ऑप्शंस में से। तो ये दोनों बहुत ही पॉपुलर ये इडियम है। वाइल्ड गूस चेज, जिसका मतलब आप जानते हैं किसी चीज़ का निरर्थक प्रयास करना, जिसको बोलते हैं होपलेस सर्च या फुलिश सर्च, ठीक है ना। होपलेस सर्च, होपलेस या फुलिश सर्च, ठीक है। तो इसके लिए जो यूज़ करेंगे फ्रूटफुल हंटिंग। फ्रूटफुल क्या होता है? जिसका कोई परिणाम निकले, लेकिन इसमें कोई परिणाम तो निकल नहीं रहा है,
तो यहाँ पे हो जाएगा फ्यूटाइल सर्च, ऐसा सर्च जो निरर्थक हो, ठीक है, बेकार का प्रयास करना। वाइल्ड गूस चेज। वाइट एलिफेंट क्या होता है? वाइट एलिफेंट उनको बोलते हैं जिनके रखरखाव में ज़्यादा खर्च आता है, हालांकि वो चीज़ आपके यूज़ के लिए नहीं है, ठीक है ना, नॉट यूजफुल एनी मोर, लेकिन उसके रख रखाव में ज़्यादा खर्च आ रहा है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं वाइट एलिफेंट, ठीक है। तो वाइट एलिफेंट के लिए सही यहाँ पे देखेंगे वर्ड लिखा हुआ है रेयर आर्टिकल। रेयर आर्टिकल क्या होता है? जो बहुत ही कम पाई जाती हैं, ठीक है, लेकिन कॉस्टली ज़्यादा होता है यहाँ पे। यूजफुल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। कॉस्टली और ट्रबलसम, यानी कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो और उस ट्रबलसम हो। ट्रबलसम का मतलब है ज़्यादा मुश्किल आ रही हो, ठीक है। ट्रबलसम पोसेशन, ठीक है ना, ऐसा पोसेशन जो बहुत ही कॉस्टली हो, जो बहुत ज़्यादा ट्रबलसम हो, ठीक है, आपके लिए बहुत ही परेशानी वाला हो। और प्राउड पोसेशन, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा पोसेशन तो है नहीं जो प्राउड फील करा हो, ये तो वैसे ही आप चाहते हैं कि भाई वाइट एलिफेंट है, ये जल्दी से निकल जाए किसी भी तरीके से, तो वाइट एलिफेंट का जो सही सेंस निकलेगा यहाँ पे कॉस्टली या ट्रबलसम पोसेशन। ध्यान रखिएगा ये पोसेशन ही होगा। पोसेशन का मतलब होता है जो आप रखते हो, ठीक है, आपके अधिकार क्षेत्र में हो, उसके लिए अधिकार में हो। तो ये हो गए हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से हैं। आप इसको सेंटेंस को पढ़ें, ठीक है, सेंटेंस है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हो सकता है, तो ये इसमें देखना है कि ये 4 ऑप्शंस में से किसका सही एक्सप्लेनेशन ये दिया हुआ है। यही फ़ायदा होता है जब आप वर्ड को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं, तो वर्ड का एक वर्ड को एक्सप्लेन भी कर पाते हैं, और अगर एक्सप्लेनेशन दे तो उसके लिए आप एक वर्ड भी ढूंढ लेते हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है अ स्टोरी दैट कैन हार्डली बी बिलीव्ड, मतलब एक ऐसी स्टोरी जिस पे बहुत मुश्किल से विश्वास किया जाए, ठीक है, हार्डली बी बिलीव्ड, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? फिक्टिशियस, इमेजिनरी, कंकॉक्टेड या इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल यहाँ पे सही होगा। इनक्रेडिबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू बिलीव, ठीक है ना। इमेजिनरी क्या होता है? इमेजिनरी चीज़ें होती हैं काल्पनिक। फिक्टिशियस क्या होता है? फिक्टिशियस जो आप गढ़ते हैं अलग से, ठीक है ना। गढ़ने का मतलब क्या है? जो आप इन्वेंट करते हैं, नई चीज़ें ईजाद करते हैं। कंकॉक्टेड क्या होता है? अच्छा, इसी से बना है एक वर्ड कंकॉक्शन। कंकॉक्शन, कंकॉक्शन में क्या होता है? इसको बोलते हैं काढ़ा। काढ़े में क्या होती है? कई सारी चीज़ों को मिक्स करके बनाया जाता है। कंकॉक्टेड ये एडजेक्टिव है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके एक कोई खाना या कोई पेय पदार्थ बनाया जाता है, दैट इज कंकॉक्टेड। इन सारे वर्ड की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है, लिखा हुआ है इन्वेंटेड बाय समबडी रैदर देन ट्रू, यानी कि फिक्टिशियस के लिए यूज कर सकते हैं। इन्वेंटेड बाय समबडी, किसी व्यक्ति के द्वारा इन्वेंट किया गया हो, मतलब ईजाद किया गया हो, ठीक है, उसमें कोई सच्चाई ना हो, ध्यान रखिएगा। एग्जिस्टिंग ओनली इन योर माइंड और इमेजिनेशन, इमेजिनेशन के लिए इमेजिनरी कोई चीज़ होती है जो इमेजिन किया हुआ होता है, ठीक। टू मेक समथिंग स्पेशली फूड और ड्रिंक बाई मिक्सिंग डिफरेंट थिंग्स, कई सारी चीज़ों को मिक्स करके जो चीज़ें बनाते हैं, एक नई चीज़ बनाते हैं, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं कंकॉक्टेड, ठीक है ना, कंकॉक्टेड। इम्पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव, इनक्रेडिबल आप यूज़ करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं इनक्रेडिबल। इट्स वेरी इनक्रेडिबल स्टोरी, मतलब ये ऐसी स्टोरी है जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते, हार्डली बी बिलीव्ड। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अ सी अबाउंडिंग इन आइलैंड, मतलब एक अगर कोई आइलैंड है, आइलैंड जो होते हैं, आइलैंड पूरी तरह से समुद्र से घिरे होते हैं, लेकिन कह रहा है कि अगर कोई समुद्र है जो आइलैंड को चारों तरफ से घेरे हुई है, तो उस आइलैंड को बोलते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं आर्किपिलैगो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गल्फ में और आर्किपिलैगो में फ़र्क है। गल्फ क्या होता है? गल्फ होता है अ लार्ज एरिया ऑफ सी दैट इज पार्टली सराउंडेड बाय लैंड। गल्फ उसको बोलते हैं, ये समुद्र का ही एक छोटा सा पार्ट होता है जो लैंड से सराउंडेड होता है, ठीक है ना, पार्टली सराउंडेड बाय लैंड, उसके लिए गल्फ यूज करेंगे, ठीक है। ओशन, ये तो महासागर है, बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक है, तो गल्फ और ओशन, तो ओशन बड़ा होता है ना ये, ठीक। तो स्ट्रेट, स्ट्रेट क्या होता है? एक स्ट्रेट जो होती है ना, दो समुद्रों को जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, जैसे पाक स्ट्रेट आपने नाम सुना होगा, तो ये समुद्र को जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लर्निंग को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, आपको पैसिव में बदलना है। तो आप जानते हैं कि एक्टिव से कैसे पैसिव में बदलते हैं। देखिए इसमें जो है ना, ये सेंटेंस जिस टेंस में होगा उसी टेंस में ही आपको चेंज करना है, ठीक है।
दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि जो इस सेंटेंस का सेंस है वही इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से वही सेंस आना चाहिए, यानी कि टेंस नहीं बदलना है और सेंस नहीं बदलना है। ठीक, जैसे ये दिखा हुआ है, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट में ही होना चाहिए, तो प्रेजेंट में होना चाहिए, तो इसका मतलब ये बी वाला आंसर तो वैसे ख़त्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको व्हाट, फिर ये व्हाट, फिर इज़। दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है, ये WH वर्ड से सेंटेंस शुरू नहीं हुआ है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब से ही आपका आंसर भी होगा, यानी कि आंसर सही हो जाएगा। एक तो ये हो गया कि आप तुरंत खट से कर ले जाएंगे, लेकिन अब इस चीज़ को समझने की भी कोशिश करिए। यहाँ पे लिखा हुआ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, आपको इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना रहता है। हालांकि पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट होता है, लेकिन हम जनरली कहते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो यहाँ पे ये इसका सब्जेक्ट है, ठीक है ना, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, व्हाट आई मीन। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझते हो, क्या समझते हो, व्हाट आई मीन, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा सब्जेक्ट बनेगा और डू चेंज हो जाएगा इज में, इज, और फिर ये ऑब्जेक्ट ला दीजिए, व्हाट आई मीन इज व्हाट आई मीन। अंडरस्टैंड चेंज हो जाएगा थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड, और फिर यू बाय यू में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सी वाला आंसर आपका सही होगा। ऑलराइट, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये PQRS से है, जिसको हम पैराग्राफ जंबल के नाम से जानते हैं। मैंने इसके पहले ही बताया, पैराग्राफ जंबल में आपको करना क्या होता है, ये जंबल सेंटेंसेस हैं, इनको एक सीक्वेंस में रख के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना देना है। यानी कि एक ये ऐसा एक स्टोरी हो सकता है कि ये स्टोरी एक जंबल्ड है, यानी कि कहानी इसकी पूरी तरीके से आगे पीछे है, तो इसको एक सीक्वेंस में रख के एक सही इसकी स्टोरी कॉइन कर देनी है आपको, ऐसे समझ सकते हैं आप। जिसमें क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 1 पे सेंटेंस दिए हुए हैं, नंबर 1 पे और नंबर 6 पे, इसको बिल्कुल इंटैक्ट रखना है, यानी कि इसको छेड़ना नहीं है, वो उसी वहीं पे रहेगा। इनमें से P, Q, R और S के सीक्वेंस को सेंस के अकॉर्डिंग आप इधर उधर कर सकते हैं, और वो दिए गए आंसर यहाँ पे ये हैं। इस आंसर्स को आपको फॉलो करना है। तो इसका सबसे आसान सा तरीका होता है कि आप आंसर से ही चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें। ठीक है, इसके पूरे डिटेल्स कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या क्या तरीका होता है, कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, ये सब मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे दे रखे हैं। पूरी की पूरी स्लाइड्स दे रखी हैं, किस तरीके के कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं PQRS को सॉल्व करते समय। तो इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड यहाँ पे एक रूल्स आते हैं। जैसे अगर यहाँ पे जिक्र किया गया है मिस्टर रामास्वामी की, तो इसके बाद से यहाँ पे देखिए कि जितने भी सेंटेंस लिखे गए वो प्रोनाउन के ही लिखे गए हैं। तो इनमें से कौन सा प्रोनाउन अप्रोप्रिएट होगा, कौन इसके बाद आएगा, ये चीज़ हम लोग देखें। पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ मिस्टर रामास्वामी इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट मैन, बहुत ही स्ट्रिक्ट मैन है। ठीक है, कैसे वो स्ट्रिक्ट हैं उनको जस्टिफाई करिए। अब देखिए, अगर प्रोनाउन और प्रोनाउन वाले रूल्स को देखें तो यहाँ पर भी इन जितने भी ऑप्शन लिखे हैं ना, सब में ही आया हुआ है, लेकिन इसको सही जस्टिफाई कौन सेंटेंस कर रहा है। आप देखें, लिखा हुआ है ही अर्न नियरली 3000 रुपीज़ अ मंथ, 3000 रुपये लगभग वो कमाते हैं हर महीने। ही ऑल्सो बिलीव्स दैट, यहाँ पे गलती से टिट लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन पेपर में, उसको टिट की जगह पे इट कर लीजिएगा। ठीक है, ये सही हो जाएगा। He also believes that it is foolish to waste one's time or money, मतलब वो विश्वास करते हैं कि अपने टाइम को बर्बाद करना, पैसे को बर्बाद करना मूर्खता है। ठीक, फिर कह रहे he is not a poor man, वो गरीब नहीं है। फिर कह रहे he believes that life means work only, उनका ये विश्वास है कि लाइफ का मतलब है सिर्फ काम करना। और फिर लास्ट में कह रहे हैं but he wants his children to lead a simple life, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे बिल्कुल सिंपल लाइफ को जिए। ठीक, अब इनको एक सीक्वेंस में आपको पिरो देना है। अब देखिए, इसके लिए जो एप्रोप्रिएट जो प्रोनाउन आएगा ना, स्ट्रिक्ट मैन को कौन जस्टिफाई कर रहा है, वो कैसे है स्ट्रिक्ट मैन, कैसे आप जानेंगे कोई स्ट्रिक्ट मैन है, क्योंकि वो विश्वास करते हैं लाइफ मीन्स वर्क ओनली। जो इसमें विश्वास करेगा वही मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से वो स्ट्रिक्ट आदमी कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्यों नहीं हो सकता ही अर्न्स नियरली 3000 रुपीज़, ये स्ट्रिक्ट होने को जस्टिफाई नहीं करेगा कि भाई वो 3000 रुपये कमाते हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो ये नहीं होगा। ही ऑल्सो बिलीव्स दैट, अब देखो यहाँ पे बिलीव एक वर्ड आया है ना, ये वर्ब है, ये और भी विश्वास करते हैं। ऑल्सो जो यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये रिपीटिशन है, पहले यही होगा फिर ये इसके बाद से ये होगा। ठीक है, ही ऑल्सो बिलीव्स दैट इट इज़ फुलिश टू वेस्ट वंस टाइम्स और मनी, ये भी उनके स्ट्रिक्ट में और इजाफा कर देता है कि वो विश्वास करते हैं कि भाई टाइम को वेस्ट करना और पैसे को वेस्ट करना मूर्खता है।
तो ये दोनों ये जस्टिफाई कर रहे हैं इसको, यानी कि एस के बाद से क्यू। अब देखिए एस के बाद से क्यू जो है ना सिर्फ इसी में आया हुआ है, बी वाला आंसर लगा दीजिए। आपको आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये सही नहीं है कि आप पूरा ना पढ़ें। आपकी फ्लुएंसी इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपकी सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि बिल्कुल आपको यहाँ पे ऑप्शंस भी देखने की ज़रूरत ना पड़े और आपको तुरंत पता चल जाए कि किसके बाद से कौन सा होना है, राइट। ये प्रैक्टिस से सारी चीज़ें आएंगी। खैर इनके बाद से अगर हम क्या करें, यहाँ पे आर देखें, लिखा है ही इज़ नॉट अ पुअर, वो गरीब नहीं है, ठीक है। कैसे पता चला वो गरीब नहीं है? क्योंकि ही अर्न्स नियरली 3000 रुपीज़ अ मंथ, क्योंकि वो 3000 रुपये महीना कमाते हैं, इसलिए वो गरीब नहीं है, राइट। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट, आपको एक और भी क्वेश्चन है पीकी वायरस का, वो भी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेम जैसे इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया, वैसे भी इसको भी सॉल्व करना है। 1 और 6 को इंटैक्ट रखना है और बीच के ये जो पी की वायरस है इनके सीक्वेंस को आप चेंज कर सकते हैं सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग, राइट। अगर आपको लगता है कि इसका सीक्वेंस सही नहीं है तो इसके सीक्वेंस को बदल सकते हैं। हालांकि आप आंसर देखेंगे तो इनमें कोई भी पी की वायरस आंसर नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका सीक्वेंस बदलने वाला है। कैसे बदलेगा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आई वॉज बॉर्न हियर इन द ओल्ड सिटी द गर्ल टोल्ड अस। लड़की ने हमें बताया आई वॉज बॉर्न हियर इन द ओल्ड सिटी, यही एक पुराने शहर में पैदा हुई थी, ठीक है। नाउ अब इनके बाद से किसको लाया जाए, पी क्यू आर एस में से किसको लाया जाए? तो सबसे बढ़िया चीज़ होता है यहाँ पे, तरीका होता है कि आप आंसर्स देख लें कौन सा पहले आएगा। तो आएगा या तो एस या तो पी या तो क्यू। पहले एस को देखते हैं क्योंकि 2 ऑप्शन इससे जुड़ा हुआ है। क्या इनके बाद से एस आ सकता है? क्या इनके बाद से एंड से ये सेंटेंस जोड़ा जा सकता है? आई वॉज बॉर्न हियर इन द ओल्ड सिटी द गर्ल टोल्ड अस एंड बिलोंग्स टू द ट्रेडिशनल पार्ट वेयर द टेम्पल्स आर। डजंट मेक सेंस। तो यहाँ पे एस वाला आंसर हटा दीजिए। अगर मान लो कि एस को मानते भी हो तो एस के बाद से आर ही दोनों में आना है। ट्रेडिशनल पार्ट वेयर द टेम्पल्स आर एज अपोज टू द मॉडर्न टाउन्स दैट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ होटल्स, राइट। तो यहाँ एंड के साथ ये जोड़ना सही सेंस नहीं दे रहा है, तो इसको आप हटा दीजिए। फिर अब पी को चेक कर लीजिए कि पी इसके बाद से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई वॉज बॉर्न हियर इन द ओल्ड सिटी द गर्ल टोल्ड अस। फिर कह रहा है हर आंसर सजेस्टेड दैट हर फैमिली हैज रूट्स। हर आंसर सजेस्टेड दैट हर फैमिली हैज रूट्स। फिर पी के बाद से एस लाइए। हर फैमिली हैज रूट्स एंड बिलोंग्स टू द ट्रेडिशनल पार्ट वेयर द टेम्पल्स आर। यहाँ पे कुछ सेंस निकल के सामने आ रहा है। फिर आगे और बढ़ते हैं। अगर आर को देखें, एज अपोज टू द मेंबर्स एज अपोज्ड टू द मॉडर्न टाउन्स दैट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ होटल्स, और फिर लास्ट में आएगा व्हेन वी रिक्वायर्ड। तो यहाँ से जब इस पे बढ़ते हैं ना तो ये कुछ सेंस नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आर के बाद से क्यू का सेंस कुछ सही नहीं आ रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि एक बार इसको भी देखें, अगर ये सेंस सही हो जाता है तो फिर ठीक है, अदरवाइज नहीं आता है तो फिर सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए, अगर इसके बाद से देखा जाए यानी कि क्यू से सेंटेंस फिर शुरू होना चाहिए। व्हेन वी रिक्वायर्ड हर आंसर सजेस्टेड दैट हर फैमिली हैज रूट्स, यानी कि क्यू के बाद से पी व्हेन वी रिक्वायर्ड हर आंसर सजेस्टेड दैट हर फैमिली हैज रूट्स। उसकी फैमिली की रूट है, कहाँ से है? फैमिली हैज रूट एंड बिलोंग्स टू द ट्रेडिशनल पार्ट वेयर द टेम्पल्स आर। अब यहाँ पे ये जो है ना व्हेन के बाद से पी, यानी कि ये क्यू के बाद से पी और पी के बाद से एस, ये सही सेंस, यानी कि पी के बाद से एस जो हम लोग यहाँ पे भी मिला रहे थे वो चीज़ यहाँ पे भी मिल रही है। पी के बाद से एस आ रहा है, लेकिन ये जो क्यू है ना अब ये सटीक बैठ जा रहा है कि जब हमें ज़रूरत थी, ठीक है ना, उसके आंसर की। हर आंसर सजेस्टेड दैट हर फैमिली हैज़ रूट्स, यानी कि अब उनके यानी कि जब उन्हें ज़रूरत पड़ी कि भाई उसके बारे में जाने कि वो कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करती है, तो अब यहाँ से इसका आंसर यानी कि इसके बाद से ये चीज़ आ सकती है। यानी कि क्यू जो है अब सटीक सही जगह पे, यानी क्यू के बाद से पी जो कर रहे हैं तो ये सेंटेंस का सेंस सही आ रहा है। तो यहाँ पे क्यू को लगा दीजिए। लास्ट में जब पी के साथ ये क्यू जोड़ रहे थे ना, देखिए यहाँ पे क्यू के साथ पी है, यहाँ पे पी के साथ जो क्यू कर रहे थे ये सही आंसर नहीं दे रहा था, राइट, सही सेंस नहीं आ रहा था। नाउ अब ये चीज़ें सही हो गई। फिर इसके बाद से अगर देखें तो यहाँ पे देखें एज अपोज्ड टू द मॉडर्न टाउन्स दैट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ होटल्स, ठीक है। और फिर उसके बाद से कह रहे हैं सम से पीपल हियर आर मोर एथनिकली प्योर।
तो भाई जहाँ पे वो सारी चीज़ें थी, अपोज टू द मॉडर्न टाउन्स का अपोज किया, दैट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ होटल, जहाँ पे बहुत सारे होटल्स उसमें शामिल थे। तो ये सब सारी चीज़ें सजेस्ट कर रही हैं कि वो बहुत ही एथनिकली प्योर थे, गाँव में रहने वाले लोग थे और इन सब शोर शराबों से दूर रहना चाहते थे। तो मेरे ख्याल से अब ये आंसर सही हो जाएगा, आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आपकी क्या राय है? आपकी राय में कोई और भी क्या ये आंसर सही हो सकता है? अगर ऐसा है तो बिल्कुल आप उसको लिख के भेजिए और उसको जस्टिफाई भी करिए। ठीक है, आइए देखते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस को। यहाँ पे ये जो अंडरलाइन पार्ट है, इसको इस 4 ऑप्शंस में से, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक वर्ड के साथ रिप्लेस कर देना है। अगर आपको लगता है कि इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो इनमें से, हालांकि चौथा ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट का है, तो इन 3 ऑप्शन में से किसी भी एक वर्ड को लेके इस सेंटेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। खैर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है शी इज़ क्वाइट विदाउट अफेक्शन एंड हैज़ नो फॉल्स प्राइड, मतलब उसके अंदर किसी तरीके का कोई फॉल्स प्राइड नहीं है, बहुत ही शांत है। विदाउट अफेक्शन मतलब अफेक्शन है ही नहीं, अफेक्शन जब है ही नहीं है तो इसका मतलब ही प्राइड है। तो अफेक्शन वर्ड को चाहता है कि रिप्लेस कर देना। अफेक्शन नहीं होता, अफेक्शन को ये दिखाना चाहता था अफेक्टेशन। अफेक्टेशन क्या होता है? अफेक्टेशन जो होता है वो होता है झूठा दिखावा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अफेक्टेशन की जगह पे अफेक्टेशन कर दीजिए। अच्छा, इन सारे वर्ड को भी देखिए। एडमिरेशन यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? एडमिरेशन जो वर्ड है एडमायर वर्ड से बना हुआ है। एडमायर, एडमायर का मतलब होता है ये एक फीलिंग है। ये किस तरह की फीलिंग है? जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, ये एडमिरेशन। किसी को पसंद करना, ठीक है, किसी को रिस्पेक्ट देना, वो एडमिरेशन कहलाता है। अफ्लिक्शन क्या होता है? अफ्लिक्शन जिस एक निगेटिव वर्ड है, ठीक है, जिसकी वजह से किसी को मेंटल सफरिंग या फिजिकल पेन होता है तो उसके लिए अफ्लिक्शन वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये निगेटिव वर्ड ये नहीं होगा, ठीक है, ये सही आंसर होगा आपका अफेक्टेशन। ठीक, नाउ यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19, आई हैव सीन मच ऑफ द प्लेज ऑफ शेक्सपियर एक्टेड। एक पॉजिटिव सेंस में यूज़ कर रहा है कि मैंने शेक्सपियर ने जो जितने भी एक्ट किए हैं प्लेज, उनमें से ज़्यादातर को मैंने देखा है। ठीक है, अब ज़्यादातर देखा है तो यहाँ पे मच जो यूज़ होता है ना, वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो प्लेज हुए होंगे तो कम से कम 100-50 या जितने भी है काउंट में, यहाँ पे काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन है तभी तो यहाँ पे आप प्लूरल में यूज़ कर पाए हैं। तो यहाँ पे मच को रिप्लेस करना है। अब किससे रिप्लेस करना है? फ्यू, मेनी, ये दोनों काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं। मोस्ट, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ होता है। तो यहाँ पे अ फ्यू का मतलब भी मेनी से है, ठीक है ना। और जब मेनी यूज़ करते हैं तो मेनी का मतलब दैट, अगर मैं कहूँ कि आई हैव मेड मेनी वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, तो मेनी का मतलब कि मैं खुद श्योर नहीं हूँ कितना ज़्यादा मैंने किया। लेकिन यहाँ पे जब उसने, यहाँ पे ये सेंटेंस अगर देखेंगे तो यहाँ पे लग रहा है कि उसे पता है कि उसने ज़्यादातर उसके देख लिए हैं, मोर देन 50% देख लिए हैं, ठीक है। तो अगर ये श्योर है, ये पॉजिटिव वे में जब बातें कर रहा है तो इसके लिए आप यूज़ करिए मोस्ट ऑफ द प्लेस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लेस का मतलब है लगभग 50% से ज़्यादा उसने देखा है, ज़्यादातर देख लिया है। मेनी जो यूज़ करेंगे ना, तो यहाँ पे मेनी का मतलब श्योरिटी से नहीं है, कितने देखे हैं उसको ये पता नहीं है, ठीक है। मेनी जब यूज़ करते हैं तो इसके साथ हमेशा काउंटेबल नाउन प्लूरल में यूज़ किया जाता है, ठीक है। मेनी का एक और भी सेंस होता है लॉट ऑफ, ठीक है ना, अ लॉट ऑफ, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे मच को रिप्लेस करके आप मोस्ट कर दीजिए, ये सही आंसर होगा आपका। नाउ इस क्वेश्चन को देखें, इसको आपको डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर देना है, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन है, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है, ठीक। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, पता होगा आपको। लिखा हुआ ही सेड ब्रावो यू हैव डन वेल। अब ब्रावो को चेंज किस में करते हैं आपको ये पता है, यानी कि ब्रावो जो है ये एक्सक्लेम्ड कर रहे हैं, ठीक है, शाबाशी दिया जा रहा है। यू हैव डन वेल, आपने अच्छा किया है, ठीक। सब में लिखा हुआ है अपलॉड किया है, अपलॉड किया। लेकिन आपको पता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस होता है ना, उसको भी पास्ट में बदल देते हैं। यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो यहाँ पे देखिए पास्ट परफेक्ट में ये है सेंटेंस, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट में ये है सेंटेंस। इन्हीं दोनों में सेंटेंस होने हैं, ये दोनों सेंटेंस तो होने नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टू से ही अपलॉडेड हिम टू से दैट ही हैड डन वेल, ठीक है ना। ही अपलॉडेड हिम यहाँ सही था, ये जो है अननेसेसरीली यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना।
टू से, राइट। अगर यहाँ पे देखें ही अपलोडेड, ये देखिए यहाँ पे रॉन्गली आपके शीट में इसी तरीके से मैंने इसको सर्कल कर दिया था कि आपको याद दिला दूँ। यहाँ पे एम नहीं है, यहाँ पे हिम है। ही अपलोडेड हिम, अपलोड किया, क्या कहते हुए अपलोड किया, सेइंग दैट, यहाँ पे देखिए इन्फिनेटिव था, यहाँ पे आपने जिरंड कर दिया, सेइंग दैट ही हैड डन वेल, यानी कि ये वाला आंसर ये सही हो जाएगा।